नमस्कार, स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। यह प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और इससे संबंधित जितने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लेह में। लेह में भारत में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वह 90 मिलीमीटर होती है और भारत में सर्वाधिक वर्षा मौनिसराम में होती है। मौनिसराम में होती है। मौनिसराम या मेघालय का एक स्थान है। मेघालय का एक स्थान है। मौनिसराम में जो वार्षिक वर्षा होती है 11,872 मिलीमीटर होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून की वजह से होती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है। पहला ऑप्शन है नाट हन, दूसरा है चैलेंजर, तीसरा है मैनहट्टन, चौथा है रिचार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर। चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त की एक खाड़ी है। यहाँ की जो गहराई है 11,033 मीटर है। मैरियाना गर्त का जो आकार है वह अर्धचंद्राकार है, इस टाइप में है और इसकी जो लंबाई है यह 2550 किलोमीटर है और इसका जो चौड़ाई है वह 69 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वह ओ आकार की है। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह एस आकार की है। हिंद महासागर की जो आकृति है वह एम आकार की है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी महासागर की आकृति गोलाकार है। फिर पूछेगा कौन सी महासागर का आकृति एस आकार की है, कौन सी महासागर की आकृति एम आकार की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओ आकार की है प्रशांत महासागर, एस आकार की है अटलांटिक महासागर और एम आकार की है हिंद महासागर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काली गुरली किसके लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन के लिए, दूसरा है जलवायु के लिए, तीसरा है शिक्षा केंद्र के लिए, चौथा है मुर्गी पालन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में मरे नदी है, डार्लिंग नदी है, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है। बहुत बार इंपॉर्टेंट में बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मारे डार्लिंग कहाँ की नदियाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। थारू यह जनजाति है, यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, यह नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक और तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस से संबंधित है और यह गुजरात में है। गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध है, अलमाटी बांध है और नागा अर्जुन बांध है। नागा अर्जुन बांध है। नागा अर्जुन जो बांध है यह तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है या ओडिशा में है, या ओडिशा में है। गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध है या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। और भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह है नांगला भाखड़ा बांध है, या सतलज नदी पर है और यह पंजाब में है, पंजाब में है। ठीक है, और जो सरदार सरोवर बांध है वह गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना, चौथा है ग्रेफाइट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं, ग्रेफाइट को प्लबग भी कहते हैं। और ग्रेफाइट के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक के कोलार खान में होता है। ठीक है, और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान के जवार माइंस में होता है। 9वां प्रश्न है, संगमरमर क्या है? पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टान, दूसरा ऑप्शन है तलछटी चट्टान, तीसरा है कायंत्री चट्टान, चौथा है आग्नेय चट्टान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायंत्री चट्टान। संगमरमर कायंत्री चट्टान है जो अवसादी चट्टान चूना पत्थर से रूपांतरित होकर बनता है। चट्टान का 3 प्रकार है। चट्टान का 3 प्रकार है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। पहले देखते हैं हम लोग ए में, देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें जो लावा बहता है उसी से इसका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं या इसे मातृशैल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में धात्विक खनिज पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, पेगमाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस। ठीक है, ये सारे हैं आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान,
आग्नेय चट्टान जब परत दर परत जमता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जितने सारे ईंधन हैं जैसे कि खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया, सारे अवसादी चट्टान के नीचे ही पाया जाता है। ठीक है। और अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान को कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा में हम लोग सी में देखते हैं कायांतरित चट्टान। ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। मतलब कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर जब ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वही परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टान बन जाता है। इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है देखिए, जैसे कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट ये है आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। जब इस पर ताप रासायनिक अभिक्रिया होता है तो यह किस में बदल जाता है, नीस में। और नीस क्या है, अवसादी कायांतरित चट्टान है। मतलब कि ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, और यह परिवर्तित होकर बदल गया नीस में। और नीस क्या है, कायांतरित चट्टान है। बोसाल्ट, ठीक है, बोसाल्ट बदल जाता है सिस्ट में। और ये बलुआ पत्थर बदल जाता है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, क्वार्टजाइट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर परिवर्तित होकर बदल हो जाता है संगमरमर में। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, यह परिवर्तित होकर किसमें बदल गया, संगमरमर में। और संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है तो यह हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है वरुण। मतलब कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए इतना काफ़ी है। अब जो देखते हैं अगला प्रश्न है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है कैबिनेट मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसे ही मतलब परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वह पीएम मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया दोनों का सेम है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, और अभी वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है वह है राजीव कुमार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी 1976 को हुआ था। इसमें समाजवादी हो गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या सवन सिंह समिति के परामर्श के आधार पर इसका संशोधन किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इससे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और C गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका जो कार्यकाल है 1948 से 50 था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51। देखिए, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है, और यह आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख है, और यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? पहला ऑप्शन है संघ सूची के संदर्भ में, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची के संदर्भ में, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची के संदर्भ में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, ये तीनों में ये जारी कर सकती है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और सारे फैक्ट्स को। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 265 तक संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के विनिमय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में कोई राज्य असफल रहता है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रकार केंद्र सरकार 7वीं अनुसूची के तीनों विषयों संघ, राज्य और समवर्ती पर निर्देश जारी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त आहूत कर सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ है? पहला ऑप्शन है मूल्यों में कमी, दूसरा है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, तीसरा है मुद्रास्फीति में वृद्धि, चौथा है राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मूल्यों में कमी। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। किसी देश की सरकार द्वारा जब विश्व की चुनी हुई मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का विनिमय दर को कम कर दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, तीसरा है आयात बंद, चौथा है नियंत्रित पूंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1964 ईस्वी में, दूसरा है 1956 ईस्वी में, तीसरा है 1947 ईस्वी में, चौथा है 1945 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी में। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कनाडाई नगर क्यूबे में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का यह एक विशिष्ट अधिकरण है तथा इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? पहला ऑप्शन है पूंजी का अभाव, दूसरा है विपणन जानकारी का अभाव, तीसरा है कच्चे माल का अभाव, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। चलिए इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्या है? पहला है पूंजी का अभाव, दूसरा है विपणन जानकारी का अभाव, तीसरा है कच्चे माल का अभाव, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है उत्पादन कर, तीसरा है चुंगी कर, चौथा है बिक्री कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है, जैसे आयकर। जब कर धन पर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर, और जब कर वस्तु या उत्पादन पर लगाया जाता है तो वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स को। 1955 ईस्वी में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1959 के अधिनियम से 7 बैंकों को SBI के सहायक बैंकों में रखा गया। वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक्स का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट्स बैंकों का वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में पूरी तरह विलय हो गया और अब कोई SBI का एसोसिएट बैंक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में हो जाएगा। कोलार सोने की खदान कर्नाटक में स्थित है। रायचूर की हट्टी खान यह कर्नाटक में है, यह भी सोना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। धातु की मात्रा के मामले में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है चीनी उद्योग, चौथा है चमड़ा उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को हम लोग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जबकि लौह इस्पात उद्योगों में सर्वाधिक निवेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है अल्जीरिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है चीन, चौथा है यूएई। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गलत किया हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। देखिए, ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई। इसका
मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में है। वर्तमान समय में ओपेक में देशों की संख्या 13 है। इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वाडोर है, भूमध्यरेखीय गिनी है, गबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया अपनी सदस्यता निलंबित रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन भेंट संबंधित है। अप्रोच कर की दर, प्रत्यक्ष कर की दर, आय कर की दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अप्रोच कर की दर। सेन भेंट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, या अप्रत्यक्ष कर है। इसके उत्पादन कर की जगह लगाया गया था, मतलब इसे जो है उत्पादन कर की जगह पर लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है जॉन साल्क, तीसरा है रॉबर्ट कोच, चौथा है एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। पोलियो के टीके जो इंजेक्शन होता है उसकी खोज जॉन साल्क ने किया था और पोलियो की ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सेबिन ने किया था। देखिए, इंजेक्शन का खोज किया था जॉन साल्क और इसकी ड्रॉप का खोज किया था एल्बर्ट सेबिन ने। पोलियो नामक रोग पोलियो वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है और इससे के बाद यह वायरस अंत की कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर उसे नष्ट कर देता है, जिससे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है कटहल, दूसरा है गुल्लर, तीसरा है आर्कटिक और चौथा है फर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्न। इससे संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं। फर्न पौधे में फूल नहीं होता है, जबकि इस पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है। यह टेरिडोफाइटा जगत का पौधा है जो छायादार या नम स्थानों पाए जाते हैं। इन पौधों में बीज नहीं बनता है, इसलिए इन्हें विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? पहला ऑप्शन है 100/50, दूसरा है 120/80, तीसरा है 150/100, चौथा है 80/100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। नेक्स्ट प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है बेलनाकार दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित और फैक्ट्स को। मोटर कार तथा बसों में आदि में पीछे के तृतीय दृश्य लोकन के लिए ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। देखिए यहाँ पे जो उत्तल दर्पण का जो प्रकृति है, या क्या होता है, दर्पण का हमेशा पीछे उसका इमेज बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इसकी खास विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? पहला ऑप्शन है विटामिन के, यहाँ पे गलत लिखा गया है, पहला है विटामिन के, यहाँ पे बी हो जाएगा विटामिन ई, सी में हो जाएगा विटामिन डी और डी में हो जाएगा विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन जो आकृति में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है
और कटे स्थान से रक्त का बहाव बहुत अधिक होता है। अतः विटामिन के की कमी से पूरा करने के लिए विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। देखिए, विटामिन के हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन हो गया, या प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है, और इसकी जो स्रोत है क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, टमाटर है, पनीर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, BCG टीका का नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 6 माह के भीतर, यहाँ भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। दूसरा में हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद। तीसरा में हो जाएगा 48 दिन में, और यहाँ पर डी में हो जाएगा 7 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 दिन को भीतर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव की उपस्थिति, चौथा है कोशिका केंद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है तथा कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, या कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पहला ऑप्शन है पैंक्रियाज, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो बेलनाकार स्रोत है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 46, तीसरा है 44, चौथा है 42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। मानव शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर ये जोड़ा में पूछा जाए तो कुल 23 जोड़ा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, चौथा है बेंजोइक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड। यह खाद्य पदार्थों की संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा है पेरिविक एसिड, तीसरा है बेंजोइक एसिड, चौथा है यूरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। जब हम कोई कार्य करते हैं, मतलब अधिक कार्य करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को थकान लगती है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है अपवर्तन के कारण, और चौथा है विवर्तन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का जो लाल रोशनी होती है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जो कि आसानी से हमारे तक पहुंच जाता है, लेकिन अन्य जो उसका रोशनी होता है उसका परावर्तन हो जाता है, मतलब कि प्रकीर्णन हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है। उसके वजह से केवल ये हमारे सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। यह सूर्य की रोशनी से भी हमें प्राप्त होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिटेक्स रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ा अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं से, दूसरा है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से, तीसरा है प्लाज्मा से, चौथा है ब्लड प्लेटलेट्स से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लाल रक्त कोशिकाओं से। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन मतलब कि जो लाल रक्त की जो निर्माण होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा है प्रक्षेपण की दिशा पर, तीसरा है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, चौथा है उपर्युक्त सभी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रासायनिक, चौथा है जैविक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया। यह भौतिक प्रक्रिया हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कि पानी का बर्फ बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो वह भी भौतिक प्रक्रिया में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। पहला है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है आइसोप्रीन, तीसरा है एसिटिलीन, चौथा है हेक्सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध में मतलब गो दुग्ध में पीलेपन का कारण है। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा है पेरेविक एसिड, चौथा है केरोटिन और तीसरा है केरोटिन और चौथा है रिव्यूलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरोटिन। केरोटिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डायनेमो का कार्य है। पहला है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तीसरा है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, चौथा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 56,980 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पार्ट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं। पहला जलोढ़ क्षेत्र, दूसरा बाढ़ की विशेष स्थलाकृति क्षेत्र, सपाट चौड़ी के पठार, चौथा है लेटेराइट मिट्टी का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपाट चौड़ी के पठार। यह इस तरह का होता है, मतलब कि। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1928 ईस्वी को, और इसका स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल्मस्टन। चर्चिल जो थे यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और भारत के आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। यह बात अपने पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे। पहला है सही साधन व सही लक्ष्य, दूसरा है अस्पृश्यता व मद्य निषेध, तीसरा है खाद्य व चरखा, चौथा है सत्य व अहिंसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य व अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा आयंगर, तीसरा है राजगोपालाचारी, चौथा है विठला भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू
व चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और विठल भाई और आयंगर इसके सहयोगी थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है आत्मारंग पांडुरंग, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह पत्रिका 1927 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और यह पत्रिका मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, तीसरा है भगत सिंह ने, चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने। और इसका स्थापना 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है बरकत उल्ला, दूसरा है यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा लाला हरदयाल, यहाँ पे सी हो जाएगा राजा महेंद्र पालाल सिंह और यहाँ पे डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा महेंद्र लाल सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे और यहीं पे पूर्ण क्या हो गया, हाँ यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ जो वेधशाला है या जंतर मंतर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा अयोध्या, चौथा है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दिल्ली में प्रथम हुआ था, जयपुर में दूसरा हुआ था और उज्जैन में तीसरा हुआ था, मथुरा में चौथा हुआ था और बनारस में पाँचवा हुआ था, बनारस में पाँचवा हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। पहला है औरंगजेब, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 2 मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। पहला है बाबर और दूसरा है जहांगीर। बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। पहला है विक्रमादित्य, दूसरा है मंगलदेश, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय, चौथा है पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का जो कार्यकाल है वह 609 से 642 तक था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में था। पहला है शिवाजी, दूसरा है कृष्णदेव राय, तीसरा है पेशवा बाजीराव, चौथा है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज था, अष्टदिग्गज था। अकबर के शासनकाल में मतलब अकबर के दरबार में नवरत्न था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी ये नवरत्न था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? इसका सही सॉरी, थोड़ा सा इसका सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह मोरक्को की यात्री था और यह 1333 ईस्वी को आया था। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा था दोस्त, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? पहला है भक्ति से, दूसरा है द्वैतवाद से, तीसरा है विशिष्ट देवतावाद से, चौथा है एकेश्वरवाद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट देवतावाद से। देखिए, देवतावाद से माधवाचार्य थे, ठीक है, और भक्ति से थे ये प्रेरणता थे ये रामानंद थे, और राजा राम मोहन राय जो थे वह एकेश्वरवाद से संबंधित थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तुर्की थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है पुष्यमित्र ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी अशोक ने। ठीक है, और जो सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश में है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 AD में। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? पहला आत्मा संबंधी विवाद से, दूसरा है ब्रह्मचर्य से, तीसरा है धार्मिक कर्मकांड से, चौथा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है नगरों की नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे गलत को छांटना है, तो मतलब कि नागरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी के ये लोग ये उपासना करते थे, ये भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डेटम रेखा क्या है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ये, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देशों का सहयोग प्राप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। इसका स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी को, और यहाँ से इस्पात का उत्पादन 1972 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यह झारखंड में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्यूबा, दूसरा है चिली, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी है हवाना, और यहाँ पे डी में है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्यूबा। हवाना जो है यह क्यूबा की राजधानी है, और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील और भारत में होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? पहला ऑप्शन है वैशाली से, दूसरा है पाटलिपुत्र से, तीसरा है उदंतपुरी से, और चौथा है नालंदा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तीसरा है इब्राहिम लोधी, चौथा है बख्तियार खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला है कर्मनाशा नदी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है सुवर्णरेखा नदी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? पहला ऑप्शन है भांगर मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है पत्थर मिट्टी, चौथा है करेल केवाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेल केवाल मिट्टी। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, हर बार प्रॉब्लम करता है सिस्टम। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1948, तीसरा है 1952, चौथा है 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी को। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1956, तीसरा है 1948, चौथा है 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। पहला है पद्मावत, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है नीति शतक, चौथा है लीलावती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गीत गोविंद। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है, नीति शतक यह है भृतहरि का है, और लीलावती का है भास्कराचार्य। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? पहला है पटना में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है नई दिल्ली में, चौथा है लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित विमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अरे यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की थी? यहाँ पे देखिए छाटना है जो नहीं की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिकाबार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है, बगलाहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ सुमार। ठीक है, ए एफ सुमार। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं के लिए। और इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2004 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पेन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडायूटेरिक हार्मोन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसोप्रिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोन ने। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।